कि आज हम लोग के लिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो यूपीएससी के लिए आपके लिए ज़रूरी है। आज का मुख्य एडिटोरियल सुलझानी होगी कोरोना उत्पत्ति की गुत्थी या कोरोना ओरिजिन को लेकर के है और इस पर यह बात की गई कि कौन-कौन से वह मुद्दे हैं जो यह दर्शाता है कि यह वायरस चाइनीज लैब में बना, वुहान के वायरोलॉजी लैब में बना और यह एक जैविक युद्ध के रूप में भी प्रयोग किया गया है। ठीक है? तो इस एडिटोरियल में यह बताया गया है कि इसकी प्राकृतिक उत्पत्ति नहीं है बल्कि यह मानव निर्मित है और यह मानव निर्मित वायरस जो है यह प्रयोगशाला से लीक हुआ और इसके बारे में सारा आर्टिकल ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। हम दूसरे आर्टिकल पर बात करेंगे कि भारत में जो इमारत है, जो प्राचीन रूप से भारत में जो मकानें बनी होती थी उसमें झरोखे होते थे, खिड़कियां होती थी, वेंटिलेशन हुआ करता था, लेकिन आज के जो मकान हैं वो कोरोना के एपिक सेंटर बने हैं जहां पर ना हवा है, एसी तो लगा है लेकिन वेंटिलेशन व्यवस्था, क्रॉस वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है और शहरों में यह समस्या और भी दिखाई देती है। तो किस प्रकार शहर के मकान कोरोना के केंद्र बनकर उभरे हैं, तो उस पर यह आर्टिकल चर्चा की गई है। और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि माउंट एवरेस्ट बन जाए कचरे का पहाड़। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में है किस प्रकार प्रकृति के हमने न सिर्फ भूमि को बर्बाद किया, जल को बर्बाद किया, बल्कि पर्वतों को भी बर्बाद करने पर हम तुले हुए हैं। तो यह आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़ेगा। चलिए, आज क्या बात की गई है। आज कहा गया कि मनुष्य का वास्तविक व्यवहार, वास्तविक पहचान उसका व्यवहार है, क्योंकि व्यवहार से ही आप अपने व्यक्तित्व को समाज के सामने रखते हैं और आपके व्यवहार से ही लोग आपके बारे में नजरिया बनाते हैं। तो आपका जितना आंतरिक व्यवहार अच्छा होगा अपने साथ, उतना ही आपका बाह्य व्यवहार अच्छा होगा। तो सबसे पहले आंतरिक व्यवहार को, मतलब मन से अच्छा बनिए। अगर मन से आप अच्छा बन गए तो आपके कर्म और वचन से भी आप क्या बन जाइएगा, अच्छे बन जाइएगा। और मनसा वाचा कर्मणा, जब ये तीनों गुण कंप्लीट होंगे तो आप सत्यनिष्ठ बनिएगा, आपकी विश्वसनीयता ज्यादा बढ़ती है। इसलिए व्यवहारिक बनिए, क्योंकि आप अगर अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाते हैं, आपके पास धन साधन है, तो यह आप की पहचान को स्थापित नहीं कर सकता है, लेकिन आप व्यवहारिक हैं तो यही आपकी पहचान को स्थापित कर सकता है। तो आज की ऊर्जा में कहा गया कि आत्मबल का जागरण। आपको पता है कि मनुष्य के अंदर एक शक्ति होती है और वह शक्ति होती है आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति मतलब कि मनुष्य अंदर से स्वयं ही इतना मजबूत है कि हर परिस्थिति में वह लड़ने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो यह शक्ति पहले शारीरिक शक्ति होती है कि आपका शरीर मजबूत है, फिर मानसिक शक्ति होती है, आपका मस्तिष्क मजबूत है, और यह दोनों मजबूती के बाद आपकी आत्मिक शक्ति क्या होती है, मजबूत होती है। तो अगर आपके अंदर आत्मबल है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि न सिर्फ इससे आप पर खुद का विश्वास बढ़ता है, बल्कि समाज में भी आप आत्मबल बढ़ाने में योगदान देते हैं, जो आपके जीवन की दशा को बहुत बेहतर करता है। इसलिए आत्मबल रखिए, आत्म संयम रखिए, और यह आपको आत्म जागरूक करेगा, और आत्म जागरूक आपको आत्म प्रेरित करेगा, और जो आत्म सम्मान को लेकर के आएगा। आइए आज के मुख्य आर्टिकल में चर्चा करेंगे, सुलझानी होगी कोरोना उत्पत्ति की गुत्थी। यह आर्टिकल मुख्य रूप से कोरोना की उत्पत्ति क्यों हुई, कहां हुई, कैसे हुई, उसके बारे में चर्चा करता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए आपको यह पहले समझना होगा कि कोरोना की जो उत्पत्ति हुई उसके लिए 3 तरह के कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग इसको प्राकृतिक कारण बताते हैं कि जैसे प्रकृति में कई सारे आपको जूनोटिक डिजीज होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं, वायरल होते हैं, वह भी उसी कोरोना भी एक प्राकृतिक वायरस है जो मानव के शरीर में क्या हो गया, घुस गया और उसे संक्रमित करने में योगदान कर दिया। इससे पहले भी आया, जैसे प्लेग आया, चेचक आया, हैजा आया, तो ये सारे प्राकृतिक जूनोटिक डिजीज थे। लेकिन दूसरी तरफ दो राय कही जाती है कि चाइना के लैब में, वायरोलॉजी लैब जो वुहान में है, तो एक तर्क कहा जा रहा है कि इस लैब में परीक्षण चल रहा था कई सारे चमगादड़ों पर कि उनमें कौन कौन से वायरस हैं जो मानव को संक्रमित कर सकते हैं। तो यह कोरोना वायरस उस लैब से क्या हुआ, निकला है, और यह चाइनीज जब उस पर प्रयास कर रहे थे तो गलती से यह क्या हो गया, लीक हो गया। दूसरी तरफ इसका तर्क देते हैं कि चीन ने जैविक युद्ध के तर्क पे इस वायरस को रिलीज किया, क्योंकि चाइना इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा था, क्योंकि 2003-4 में सार्स वायरस से चाइना खुद उससे क्या था, पीड़ित था। तो कुछ लोग इस कहते हैं कि चाइना की यह प्रतिक्रिया है विश्व को दिखाने की, यह उसकी नीति का हिस्सा है, और भविष्य का युद्ध जैविक युद्ध होगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो यह आर्टिकल मुख्य रूप से बात करता है कि इस वायरस की उत्पत्ति चाइना के लैब में हुई। तो इसमें कहा गया कि कोरोना वायरस कहां से निकला, इस पर बहस जनवरी 2020 में ही छिड़ गई थी, जब चीन ने पहले इनकार किया और फिर कबूल किया कि यह एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। हालांकि चाइना सरकार इस बात पर अड़ी है कि यह वायरस कहां से निकला, जंगल से निकला है। कभी कहा गया कि यह पेंगोलिन से निकला, या कभी चमगादड़ से, या सिर्फ दूसरों जानवर के नाम से, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस जानवर से यह वायरस निकला। इससे पहले भी जो वायरल डिजीज हुए हैं, इंसानों को बीमार करने वाले 2 अन्य कोरोना वायरस जैसे सार्स 1 और मर्स
2012 में आया था, जिनकी प्रजातियों का पता लगाने में वैज्ञानिकों ने 4 से 9 महीने का समय लग गया, जबकि कोविड में 16-17 महीने हो गए, लेकिन अभी तक हमें यह स्पष्ट नहीं हो पाई यह वायरस आया कहां से। सबसे बड़ा संदेह अभी है कि चीन के वुहान शहर का लैब है इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इस पर संदेह है कि वायरस की शुरुआत यहीं से हुई थी। यह बहुत जटिल लैब है और विशेष करके यहाँ चमगादड़ों पर परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि कौन से ऐसे वायरस हैं जो चमगादड़ से मनुष्य में फैल सकते हैं। तो इस लैब में दक्षिण चीन की गुफाओं में चमगादड़ों से लगभग 100 किस्म के वायरस इकट्ठा किए गए हैं और उस पर शोध चल रहा है। तो चमगादड़ मानव में क्यों वायरल को फैलाते हैं? तो ऐसा कहा गया है कि चमगादड़ एक स्तनपायी है और स्तनपायी में उनकी संख्या सबसे अधिक है। धरती पर समस्त स्तनधारियों में 1/4 संख्या चमगादड़ों की है। दूसरा कारण क्या है कि वह उड़ सकते हैं और लंबे समय में कम दूरी तय कर सकते हैं। और तीसरा यह है कि चूंकि अभी कई सारे खंडर हो चुके हैं मानव के वैसे क्षेत्र, मानव द्वारा निर्मित अवसंरचनाएं, जहां पर बड़ी मात्रा में चमगादड़ रहते हैं और यह रात्रिचर प्राणी भी होते हैं, रात में यह घूमते हैं। तो मनुष्य और चमगादड़ के मतलब कि पूर्वी एशिया जैसे क्षेत्रों में, मतलब चाइना जैसे क्षेत्रों में चमगादड़ का खपत क्या हुआ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। फूड हैबिट में यह शामिल हुई है और यह चमगादड़ से वायरस मानव जाति में यह संक्रमण हो चुका है। चाइना में ऐसे कई सारे मार्केट हैं, मांस बाजार हैं, जहां पर आपको इस तरह के जानवरों के मीट आपको मिल जाएंगे। वुहान लैब में ये क्या ऐसा दिखाई दिया कि अमेरिका ने भी इसमें मदद की थी कि वुहान लैब ने चमगादड़ों से मिले वायरस में बदलाव कर चूहों को संक्रमित करने के विषय में जाना और ऐसा पाया गया कि यह वायरस चूहों की सांस नली में मौजूद H2 प्रोटीन पर हमला कर देता है और उसकी क्षमता को कम कर देता है। और चिंता की बात यह है कि यही प्रोटीन इंसानों में भी पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर बड़े स्तर पर टेस्ट हो रहे थे या बताते हैं कि यह वायरस चीन से ही निकला है। दूसरी तरफ अमेरिका के संक्रामक रोगों के राष्ट्रीय संस्थान ने भी वुहान लैब को धन मुहैया कराया ताकि वह इस काम को आगे बढ़ाए कि चमगादड़ों से विभिन्न प्रकार के वायरस दूसरी प्रजातियों में कैसे फैल रहे हैं। चाइना का वुहान लैब ऑफ वायरोलॉजी एक काम और करता है, इसे गेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? गेन ऑफ फंक्शन। ये क्या है? इसमें क्या होता है कि एक बेहद खतरनाक प्रयोग में वैज्ञानिक एक ऐसे चमगादड़ से वायरस को लेते हैं जो इंसानों को प्रभावित नहीं करता, फिर वे उसे उस लैब में तेजी से उसके म्यूटेंट करते हैं जब तक वह इंसानों की कोशिकाओं को प्रभावित करना सीख नहीं लेता। यह अध्ययन किसी हानि रहित वायरस के विषय को जानने और अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि आगे चलकर कहीं यह इंसानों से बीमारी तो पैदा नहीं कर देगा। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ? लैब में सुपर वायरस बन गए और वह सुपर वायरस लीक हो जाए तो कहीं ना कहीं कोविड कहीं ना कहीं इसी गेन ऑफ फंक्शन का ही तो परिणाम नहीं है। तो इस पर जब तक अभी तक निष्पक्ष रूप से जांच नहीं होगी तब तक हम कह नहीं सकते हैं। और दूसरी 2015 का एक दस्तावेज अभी आया है, उसमें कहा गया है कि चीन के शीर्ष वैज्ञानिक चर्चा कर रहे थे कि वायरस के प्रयोग से कम कीमत पर हथियार कैसे बनाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे तर्क हैं जो चीन पर यह आरोप लगाते हैं कि चीन ने ही वायरस को पैदा किया। प्लस एक और आरोप लगाते हैं कि चीन ने इतनी जल्दी इस वायरस पर कैसे कंट्रोल कर लिया, क्या चाइना में कोई नया स्ट्रेन चाइना क्यों नहीं घुस रहा है, प्लस चाइना ने इतनी तेजी से वैक्सीन कैसे बना लिया। तो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि चाइना को यह पता था इस वायरस के प्रभाव क्या हैं, क्योंकि ऑलरेडी यह लैब में काम चल रहा था। तो चाइना प्री प्लान्ड होकर इस वायरस को रिलीज करता है। इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस से अब तक 35 लाख लोग इंसान मर चुके हैं। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई यह जानना बहुत जरूरी है, न केवल अतीत के नजरिए से बल्कि भविष्य के लिहाज से भी, ताकि फिर कभी ऐसी कोई घटना ना हो। देखिए, कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर के कभी सवाल नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये 2-3 पॉइंट पता होनी चाहिए, जैसे गेन ऑफ फंक्शंस पता होनी चाहिए, कुछ रिपोर्ट पता होनी चाहिए, जैविक हथियार। तो आप इस तर्क पे कह सकते हैं कि ये अभी तक गुत्थी उलझी हुई है कि ये वायरस का उदय कैसे हुआ। तो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने एग्जाम में ये बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, बट ये थोड़ा बहुत आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। यह आज का छोटा सा आर्टिकल, माउंट एवरेस्ट न बन जाए कचरे का पहाड़। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसे नेपाल में सागरमाथा जबकि तिब्बत में चोमोलोंगमा कहा जाता है। तो यह माउंट एवरेस्ट नाम कैसे पड़ा? सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में माउंट एवरेस्ट 1865 में इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और नेपाल सरकार को इस माउंट एवरेस्ट में बहुत सारे लोगों ने पर्वतारोही होते हैं जो इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं और इससे नेपाल सरकार को $300 मिलियन की सालाना आय होती है। और हर साल 600 से भी अधिक पर्वतारोही इस चोटी को फतह करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो इस प्रयास में क्या होता है कि एक पर्वतारोही करीबन 8 किलो कचरा उत्पन्न करता है। ऑक्सीजन सिलेंडर, रस्सी, खाने पीने की वस्तुएं, बोतल आदि को पर्वतारोही और ट्रैकर पर्वत पर ही छोड़कर चले जाते हैं। और इसी साल 47 दिनों की मशक्कत के बाद एवरेस्ट से 2 टन कचरे की सफाई की गई है।
तो 29 मई अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। मनुष्य ने जल को भी नहीं छोड़ा, भूमि को भी नहीं छोड़ा, वायु को भी नहीं छोड़ा और पर्वत को भी नहीं छोड़ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा स्थल को भी नहीं छोड़ रहा है। और ये क्या हो रहा है कि वहां भी प्रदूषित और कचरा उत्पन्न कर रहा है। तो पर्वत धरती की धरोहर है, जिससे आकाश की सुंदरता भी बढ़ती है। और माउंट एवरेस्ट समेत सभी पर्वतों की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ कचरा न फैले। तो यह पर्वतारोही की जिम्मेदारी है कि जहाँ वो जाते हैं, और यह सरकार की भी जिम्मेदारी है और जागरूकता की जिम्मेदारी है कि लोग ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। यह आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है कि कैसे भारत के पूर्वजों ने भारत की भौगोलिक परिस्थिति और संस्कृति के अकॉर्डिंग भवन निर्माण किया, लेकिन आज की भवन निर्माण प्रणाली पश्चिमी जीवन शैली से प्रभावित है। और इस प्रकार यह पश्चिमी जो भवन निर्माण प्रणाली है, यह कोविड के ब्रीडिंग सेंटर बन गए हैं और किस प्रकार मानव समाज को प्रभावित करते हैं, इससे जुड़ा हुआ यह आर्टिकल है। समझिए इस आर्टिकल में क्या कहना चाहता है। इसमें कहा गया है कि जो 3 दशक पहले इमारतों को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता था भारत में कि उसमें एक आंगन हो, वेंटिलेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो, खिड़की हो, दरवाजे हो, बालकनी हो, रोशनदान हो। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे शहरों की जनसंख्या बढ़ी है, जमीन घटती जा रही है और बिल्डरों व एयर कंडीशनर उद्योग की मिलीभगत से इमारतों को ऐसे डिजाइन बनाने लगा है जिससे कम क्षेत्रफल में भी अधिक जगह देने के लिए उसे पूरी तरह ढका जाने लगा है। तो कोविड-19 और अन्य संक्रामक रोगों को प्रसारित करने में बंद और दमघोंटू इमारतों की भूमिका को लेकर आगाह भी किया गया है। और ऐसा कहा गया है कि अगर घरों में रोशनदान, बालकनी और दरवाजों और खिड़कियों में 2 गज की दूरी नहीं है तो यह खतरनाक है। घर और दफ्तर को जितना हवादार आप बनाइएगा, संक्रमित होने का जोखिम उतना ही कम रहेगा। और इसमें यह भी कहा गया कि मौजूदा वक्त में बन रहे ज्यादातर मकान, इमारतें और कार्यालय आदि में वेंटिलेशन नहीं के बराबर या बहुत कम है, जो हवा में वायरस के फैलाव को बढ़ावा देती है और पश्चिम से नकल किए जाने के डिजाइन से प्रेरित होकर एक महामारी के प्रजनन कक्ष में हमें तब्दील कर दिया है। तो आज हमें फिर से यह सोचने का मामला है कि हम पश्चिम के मकान डिजाइन को अपनाएं या भारत की परंपरागत डिजाइन को अपनाएं, जिसमें वो सारे तत्व विद्यमान हैं जो एक हवादार खुले घर में रहने के लिए आपको क्या करता है, प्रेरित करता है। जितना घर बंद होगा उतना ही आपका दिमाग बंद होता चला जाएगा, और जितना घर खुला होगा उतना ही मस्तिष्क के विचार आपके खुले होंगे। इसलिए हमें फिर से परंपरागत भारतीय जो मकान पद्धति बनती थी उस आधार पे सोचना होगा, क्योंकि यह भारत की भौगोलिक परिस्थिति के अकॉर्डिंग बनती थी, जो भारत के समाज के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इसमें कहा गया कि बंद घर में चूंकि वेंटिलेशन नहीं होता है तो ये कण वहीं इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे संक्रमण फैलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। और बंद कमरे में बाहरी हवा का आवागमन भी नहीं होता, जिससे संक्रमित हवा कमरे के अंदर ही रहती है। और इसके विपरीत खुली हवादार जगहों में संक्रमण फैलने के आसार बहुत कम होते हैं, क्योंकि वायरस के कण शीघ्र ही हवा से एक निश्चित दूरी से फैलकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए घरों और खिड़कियों को खुला रखना चाहिए और घर में आपको वेंटिलेशन होना चाहिए, जिससे क्या होगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसमें एक और कहा गया कि आजकल हम सिक बिल्डिंग सिंड्रोम से पीड़ित हैं। यह सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या है, पाश्चात्य वास्तुकला से प्रेरित होकर खिड़कियों और झरोकों को अवरुद्ध करना हमने शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप हमारे बड़े बड़े कार्यालय, इमारतें, घर एक ऐसे दमघोंटू जगह में तब्दील हो गए जहां एसी कूलर की हवा तो होती है लेकिन प्राकृतिक वेंटिलेशन नहीं होता। वैसे भी लोगों को आंगन, लॉन, बरामदा और अहाते के लिए स्थान छोड़ना जमीन की बर्बादी लगती है। इसलिए विभिन्न संक्रामक रोगों से बचने के लिए इमारतों में क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। तो इस परिस्थिति में हमें भवन निर्माण और वास्तुकला को लेकर एक नई सोच और दर्शन अपनाने की ओर उन्मुख करना पड़ेगा, और भारतीय संस्कृति को फिर से क्या करना होगा, उभार करना होगा। लोगों को यह बताना होगा कि भारतीय तरीके से मकान की जो डिजाइन है कैसे आपके जीवन को बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं। इसमें बाढ़ के बारे में दिया गया है कि ब्यास चक्रवात से बिहार में बारिश हुई, और यह फोटो को आप देखिए, ये बिहार का पटना का गंगा मैदान है जहां पर जल जमा हुआ। तो अभी तो शुरुआत हुई है, याद से मानसून से पहले की बारिश है। आप बताइएगा मेन मानसून में क्या स्थिति होगी, क्योंकि यह सरकार इस काम को कर सकती थी, लेकिन फिर से बाढ़ जो है, बिहार इस बार फिर से बाढ़ को देखने वाला है। तो हमारे यहाँ समस्या को समाधान नहीं किया जाता, समस्या को जानते हुए भी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है। इसके लिए शासन के साथ साथ प्रशासन भी जिम्मेदार है और आम नागरिक भी जिम्मेदार है, जो सरकार पर इतना दबाव नहीं बना पाता है कि सरकार इस काम को बेहतर तरीके से करे, क्योंकि बाढ़ आने वाला है और बिहार के 76
फीसदी आबादी बाढ़ से प्रभावित रहती है, 28 जिले बाढ़ प्रभावित होते हैं। तो फिर से बिहार को यह परीक्षा देनी होगी कि बाढ़ से कैसे निपटा जाए, और शासन प्रशासन का बहुत बड़ा रकम इस बाढ़ से सुरक्षित करने में खर्च हो जाता है। तो क्यों नहीं हम बाढ़ आने से पहले इस चीज को प्रबंध कर ले। लेकिन यह चर्चा तो चलती है, लेकिन इस पर कोई काम होता नहीं है। आज के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में क्या चल रहे हैं, आपको पता है कि अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ। तो इस परिस्थिति में भारत के सामने संकट क्या है कि आपको इजराइल से भी समर्थन चाहिए, आपको फिलिस्तीन से भी मानवीय आधार पर समर्थन चाहिए, और फिलिस्तीन के आधार पे जो अरब देश है उनकी भी आपको क्या है जरूरत है, क्योंकि अरब देश कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करता है। अरब देश में लोगों रहने वाले लोग आपके यहाँ रेमिटेंस भेजते हैं, साथ साथ अरब देश में भारत के 7 मिलियन लोग हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। और साथ साथ इजराइल हमें सैन्य सामग्री को क्या करता है और तकनीकी को बड़े मात्रा में देता है। तो हमें इजराइल भी चाहिए, अरब देश भी चाहिए। तो हमें कैसा एक संतुलन साधना होगा, उसी के बारे में यह छोटा आर्टिकल दिया गया है। तो इसमें क्या दिया गया, कूटनीति की दो धुरियों के बीच बेहतर सामंजस्य, कूटनीति को दो धुरियों के बीच बेहतर सामंजस्य का खेल कहा जाता है। और हाल ही में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो इजराइल ने गाजा पर हमला किया या जो हिंसा हुई, तो इस हिंसा को लेकर के एक आयोग गठित करने का प्रस्ताव रखा गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, और यह प्रस्ताव पारित भी हो गया, जबकि भारत जैसे देश क्या रहे उसमें अब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे। तो भारत इजराइल के विरुद्ध होने वाले वोटिंग में अनुपस्थित रहा। यह दिखाता है कि भारत इजराइल के साथ संबंध को मजबूत रखना चाहता है। लेकिन भारत के प्रतिनिधि ने वहां भाषण भी दिया, तो यह भाषण बताता है कि कहीं ना कहीं जो अरब के देश हैं उनके साथ भी हम जुड़े हुए हैं। तो भारत ने भाषण में से कहा कि भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि हम यरूशलेम में, खासकर हरम अल शरीफ जो मुस्लिमों का मस्जिद है, टेंपल माउंट जो यहूदियों का है, व दूसरे फिलिस्तीनी इलाकों में हुई हिंसा को लेकर के बेहद चिंतित हैं। और पूर्वी यरूशलेम के हिस्से शेख जराह व सिलवान के इलाके फिलिस्तीन लोगों से खाली करवाने की भी संभावना चिंताजनक है। भारत ने गाजा समेत दूसरे फिलिस्तीनी इलाकों में जल्द से जल्द मानवीय आधार पर मदद पहुंचाने की बात भी कही है। और भारत ने दोनों समूहों को संयम बरतने की भी सलाह दी है। तो यह भारत की राय है। तो एक तरफ भारत अगर वोटिंग से अब्सेंट होता तो ये जो इजराइल है वो खुश हो जाएगा, और इसके बातों से कहीं ना कहीं हम अरब देशों के क्या हितों को भी पूरा कर देंगे, क्योंकि सैन्य सुरक्षा के लिहाज से इजराइल अभी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ ऊर्जा सुरक्षा के लिए हम खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, और वहां पर रहने वाले लोगों के हितों की भी हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है। ये आपको सीरिया में चुनाव हुआ है और फिर से असद चुने गए हैं। असद, आपको याद रखिएगा सीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएसआईएस के काम में ये बहुत ज्योग्राफिकल लोकेशन चर्चा में आई थी। तो मैप में इसको देखिएगा, ये आपको ज्योग्राफी के लिए इससे सवाल आते हैं, ठीक है। तो सीरिया आज विश्व में सबसे बड़ा गृह युद्ध का शिकार है, और कई सारे वहां पर क्या है, गुट हैं जो सरकार से क्या कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो असद की लड़ाई सीरिया के अंदर भी है और सीरिया के बाहर भी है, और वहां के लोगों के जीवन वे इतनी ज्यादा सुरक्षा है, उनको यह नहीं पता होता कि कल हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक और घटना हुई कि श्रीलंका में साइन बोर्डों पर तमिल की जगह चीनी भाषा ने ली। तो कहीं ना कहीं बीजिंग श्रीलंका में शुरू से ही सांस्कृतिक दखलंदाजी कर रहा है, और 2 सरकारी परियोजनाओं के साइन बोर्डों पर क्या हो गया, दक्षिण भारतीय भाषा तमिल को हटाकर चीनी भाषा मंदारिन को जगह दी गई है। तो ये दिखाता है कि चीन ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए कई सारे टूल्स का प्रयोग कर रहा है। यह स्थिति सही नहीं है। इस मुद्दे पर वहां पर आंतरिक विवाद चालू हो चुका है। तो देखिए कि चाइना कई सारे तरीकों का क्या करता है, प्रयोग करता है, ताकि पड़ोसी देशों में उसका हस्तक्षेप बना रहे। अभी एक लक्षद्वीप में मुद्दा चल रहा है। केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण नियमन 2021 और असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम पेश किया है, और इस विधिनियम में यह प्रावधान है कि पहले अधिनियम में कि यह कानून प्रशासन को द्वीप के जो मूल्य लोग हैं उनकी संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार देती है। तो क्या होगा कि वहां के लोगों को यह लगा कि इससे उनको क्या कर दिया, वहां से विस्थापित कर दिया जाएगा। और दूसरा यह है कि असामाजिक गतिविधियों रोकथाम कानून से प्रशासन को सार्वजनिक रूप से जानकारी दिए बिना किसी भी व्यक्ति को करीब 1 साल तक कैद में रखने का अधिकार देता है। तो यह 2 कानून का वहां पर विरोध हो रहा है। तो यह कानून आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि लक्षद्वीप में विवाद के कारण क्या है। आगे भी इस पर आर्टिकल आएंगे, लेकिन याद रखिएगा लक्षद्वीप में एक मुद्दा चालू हो चुका है केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कानून को लेकर के। आपको पता है सरकार के द्वारा लाए गए कानून को लेकर के, आपको पता है कि लक्षद्वीप क्या है, भारत में यूटी है। भारत में टोटल यूटी कितने हैं, 8 यूटी हैं। कितने यूटी है, तो केंद्र शासित प्रदेश में आपको दिल्ली और पुडुचेरी, यहां पर आपको क्या है, विधानसभा है। और आपको पता है कि बाकी क्षेत्रों में कोई विधानसभा नहीं है, यह राज्यपाल के अधीन होता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप भी क्या है, राज्यपाल के अधीन है। लेकिन यहाँ की इसकी जो हाईकोर्ट है, लक्षद्वीप की हाईकोर्ट या केरल हाईकोर्ट क्या करता है, वहां पर काम करता है। तो यह सवाल इंपॉर्टेंट बन गया कि यह विधेयक किस प्रकार लक्षद्वीप के लोगों में क्या कर रहे हैं, एक विरोध की भावना को उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के आर्टिकल में इतना ही है। थैंक यू।